Assalamu alaikum and welcome back to I'm a Thought Corner, where we explore the depths of political science, philosophy, international relations, economics and history. So दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग और मीनिंगफुल स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे और स्टोरी का नाम है द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। दोस्तों, ये एक टाइमलेस स्टोरी है जो कि हमें बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की अहमियत के बारे में बताती है, और ये कि अगर इंसान के लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हों और उसकी बेस पे उसका महदूद परसेप्शन डेवलप हों तो ये कितना खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ये एंशिएंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कहानी या पैरेबल बेसिकली उन 6 नाबीना लोगों और हाथी की कहानी है। इसमें होता कुछ यूं है कि एक बार एक विलेज के अंदर एक हाथी आ जाता है और वो 6 नाबीना लोग उस हाथी को जानने के लिए कि वो क्या है बड़े बेताब होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उसको कभी ना देखा होता है ना ही एक्सपीरियंस किया होता है। तो होता कुछ यूं है कि उनमें से एक शख्स हाथी की साइड को हाथ लगाता है तो उसको लगता है कि शायद वो एक दीवार है, और उनमें से दूसरा उसकी लंबे दांत को हाथ लगाता है, वो समझता है कि वो एक स्पीयर है। तीसरा उसकी ट्रंक को हाथ लगाता है और उसको ऐसा मालूम होता है कि शायद ये एक सांप है। चौथा उसकी लेग को हाथ लगाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो एक दरख्त है। पांचवा जब उसके कान को हाथ लगाता है तो वो उसको एक फैन समझता है, और छठा जब उसकी टेल को हाथ लगाता है तो वो उसको एक रोप समझता है। तो दोस्तों, इसमें और तलब बात क्या है, वो ये है कि हर शख्स उनमें से जिस बॉडी पार्ट को हाथ लगा रहा था उसका परसेप्शन उसी के मुताबिक शेप हो रहा था। उनमें से कोई भी अपनी जगह गलत नहीं था, सब ठीक थे, बट किसी के पास भी वो मुकम्मल तस्वीर नहीं थी कि जिससे वो सच तक पहुंच सकें। यही वजह है कि जब आपस में वो बात करना शुरू हुए कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या, तो उनके बीच सिर्फ बहस हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और वो डिबेट एक अनप्रोडक्टिव डिबेट हुई। आए इसके वैल्यूएबल लेसन को मॉडर्न डिस्कशंस की एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है जब 1941 में जापानीज ने अमेरिकन पर्ल हार्बर पे अटैक किया। उसके रिस्पॉन्स में अमेरिकन गवर्नमेंट ने वॉर टाइम हिस्टीरिया और रेशियल प्रेजुडाइज के नतीजे में 1,20,000 से ऊपर जापानीज अमेरिकन को इम्प्रिजन कर दिया। उसकी जस्टिफिकेशन उन लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी दी। दोस्तों, क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि ये काम बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने रेसिज्म और वॉर टाइम के दौरान पैनिक की वजह से किया, और ये चीज जापानीज अमेरिकन को उनके राइट्स, उनकी फ्रीडम, उनकी डिग्निटी और प्रॉपर्टी से डिनाई करती है। एक तरफ नुक्ता नजर ये था कि ये नेशनल सिक्योरिटी और कंट्री को बेसिकली इंटरनल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि ये ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ चीज है। अब हुआ क्या, बेसिकली वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे और वो लोग जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, दोनों के दरमियान कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं थे। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि कॉमन ग्राउंड्स के थ्रू किस तरह से किसी भी मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दोनों नुक्ता नजर को कंबाइन करके देख के हम बेहतर रास्ते निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज करने के नतीजे में कुछ यूं होता कि एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी को जो खतरा था उसके फियर को भी रियलाइज किया जाता, और दूसरी तरफ सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इकदाम लिए जाते। कंक्लूजन कुछ ये निकलता कि बजाय इसके कि मास लेवल पे इम्प्रिजमेंट होती, वो जापानीज अमेरिकन जिनसे खतरा परसीव किया जा रहा था उनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती, और अगर ये होता तो आज ये जो डार्क चैप्टर यूएस हिस्ट्री में है ये कभी ना होता। इसके नतीजे में बाद में यूएस गवर्नमेंट को 1988 में उन जापानीज अमेरिकन से अपोलोजाइज करना पड़ा और रेपरेशंस भी करने पड़े थे। अब अपनी सेकंड और फाइनल एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है रिमोट वर्क वर्सेस ऑफिस वर्क। ये वो डिस्कशन है दोस्तों जो आजकल हम सब ही करते हैं। एक कंटेम्प्रेरी इशू जो रिमोट वर्क के लिए एडवोकेट करते हैं, वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है और वर्क लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें टीम कोहेजन और कंपनी कल्चर को मेंटेन रखना है। दोस्तों, यूजुअली उसके बाद होता ये है कि उनके दरमियान कोई मीनिंगफुल डिस्कोर्स नहीं हो पाता, ना ही वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं।
बहस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, बट किसी भी कॉमन ग्राउंड्स पे वो खड़े नहीं होते, ना ही उनके दरमियान कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। कॉमन ग्राउंड यहाँ पे क्या होगा? कॉमन ग्राउंड यहाँ पे ये होगा कि किस तरह से हम एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग को एनहेंस कर सकते हैं। जब ये कॉमन ग्राउंड वो लोग आपस में तय कर लेंगे तो उसके बाद वो एक बेहतर सिंथेसिस कर सकते हैं, और ये सिंथेसिस वो हाइब्रिड यानी कि मिक्स्ड मॉडल फॉर्म में कर सकते हैं, जिसके तहत वो बेहतर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं, रिमोट वर्क सक्सेस को डाटा के थ्रू मेजर कर सकते हैं, एंड बाय एड्रेसिंग ईच अदर्स कंसर्न्स दे क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव अप्रोच टू द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो दोस्तों, ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे लिमिटेड परसेप्शंस होंगे तो ऑब्वियसली हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ जब हम चीजों की बड़ी पिक्चर को देखते हैं, जब ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो हम मीनिंगफुल डिस्कोर्स कैरी कर सकते हैं। और इसका तरीका होता है कॉमन ग्राउंड्स को फाइंड करना, और जब हम ये करते हैं तो हम डिबेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं कि जिससे हम लर्न और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट करें, अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें। आने वाले वीडियोस में हम फिलोसफी की दुनिया पे डीप डाइव करेंगे मजे से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।